हेलो दोस्तों, पॉलीटेक्निक लेक्चर के पीवाईक्यूज़ के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और आज आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाई डोनर लिगेंड। इसमें से पाई डोनर लिगेंड कौन सा होगा। अगर पाई डोनर लिगेंड की बात करें तो इसको हम कहाँ से फाइंड करेंगे। ये हमें मिल सकता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे, वहाँ से हमें पाई डोनर का पता चल सकता है। तो अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या रहता है, पहले आई माइनस हेलोजन वगैरह आते हैं, इस तरीके से बी आर माइनस, बीच में कई लिगेंड आएंगे आपको देखने को मिलेगा, फिर O2-, इस तरीके से लिगेंड आते रहेंगे, H2O NH3, इनका सीक्वेंस है ये। फिर बीच में कई लिगेंड आएंगे, फिर आपका है CN CO NO, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो सीक्वेंस है ये लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो आगे के लिगेंड आपको देखने को मिलते हैं, इन लिगेंडों को कहते हैं पाई डोनर लिगेंड। ये इजीली पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। पाई डोनर लिगेंड होते इजीली पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। सिग्मा डोनर तो होते हैं, साथ में पाई डोनर भी होते हैं। इसका मतलब ये जो है एक बॉन्ड बनाने के साथ जो इनके लॉन पेयर है उनको भी डोनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद बीच के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये ओनली सिग्मा डोनर होते हैं। ये ओनली क्या रहते हैं, सिग्मा डोनर रहते हैं। और लास्ट के जो लिगेंड होते हैं उनकी बात करें तो ये होते हैं पाई एक्सेप्टर। इनके पाई एक्सेप्टेंस का रीजन होता है इनके पास जो वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, उनमें ये इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है CO। हमें पता है CO क्या है, पाई एक्सेप्टर है। तो ये पूछ रहा है पाई डोनर, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, किसको, मेटल को। तो यहाँ पे ये पाई एक्सेप्टर है तो पाई डोनर तो नहीं होगा। CN-, क्या है, CN- है पाई एक्सेप्टर, तो पाई डोनर नहीं होगा। NO2+, क्या होता है, NO2+ होता है पाई एक्सेप्टर, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। उसका उसके बाद आ रहा है O2-, O2-, देखो O2, सॉरी ये O2-, है। O2-, की बात करेंगे तो O2-, होता है पाई डोनर, ये पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर बोथ लेपर्ट एंड स्पिन ट्रांजिशन अलाउड। कौन सा लेपर्टे अलाउड होगा और कौन सा स्पिन अलाउड होगा, उसकी बात होगी। मतलब कौन कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्पिन अलाउड भी है और लेपर्टे अलाउड भी है। पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ कि लेपर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड कौन से होंगे। अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लेपर्टे अलाउड कौन होगा। लेपर्टे अलाउड के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले लेपर्टे अलाउड ही देख लेते हैं। लेपर्टे अलाउड कौन होते हैं। लेपर्टे अलाउड के लिए हमारी जो पहली कंडीशन होती है वो होती है डेल्टा एल जो है +-1 होना चाहिए। डेल्टा एल क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। डेल्टा एल +-1 की बात करें तो एल यहाँ पर क्या है, एजुमिथल क्वांटम नंबर। जो एस के लिए क्या रहता है, 0 रहता है, पी के लिए 1 रहता है, डी के लिए क्या रहता है, 2 रहता है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पे बता देते हैं। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एस से पी में जा सकते हैं, पी से डी में जा सकता है, पी से एस में जा सकता है और डी से पी में जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एस से डी में भेजूँ, एस से डी में भेजूँ तो क्या जाएगा, देखो एस के लिए 0 होता है, डी के लिए 2 होता है, तो 2-0 करूँगी आंसर 2 आएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। इसका मतलब एस से डी में नहीं जाएगा। ठीक हो गया, इतना तो समझ आ गया। तो ये जो पहला रूल है, पहला तो यही कहते हैं। पहले के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एस से पी में जाएगा, पी से डी में जाएगा, पी से एस में जा सकता है, डी से पी में जा सकता है, लेकिन एस से सीधा डी में नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। और लेपर्टे अलाउड में ही एक और रूल आता है, ये कहता है कि जी रेट से जी रेट में नहीं जाएगा, अनजी रेट से अनजी रेट में नहीं जाएगा, और जी रेट टू अनजी रेट जाएगा, और अनजी रेट टू जी रेट भी जाएगा। तो इसके लिए
देखो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर इसको देखें तो जीरेट टू अनजीरेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो जीरेट टू जीरेट नहीं जाएगा, अनजीरेट टू अनजीरेट नहीं जाएगा, जीरेट टू अनजीरेट जाएगा और अनजीरेट टू जीरेट जाएगा। तो यहाँ पे जो एस होता है, एस क्या रहता है, जीरेट, पी क्या रहता है, अनजीरेट, डी क्या रहता है, जीरेट। तो अब देखो एस से पी में जा सकता है, पी से एस में जा सकता है, एस से डी में नहीं जा सकता क्योंकि जीरेट जीरेट हो गया, पी से डी में, पी से डी में जा सकता है और डी से पी में जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, डी देखो जी रेट है, तो अगर मैं डी की बात करूँ, डी के टी टू जी की बात करें और जी के ई जी की बात कर, डी के ई जी की बात करें, तो ये भी डी है ये भी डी है, तो यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, डी से डी में ही जा रहा है, तो डी से डी क्या हो जाएगा, जी रेट से जी रेट, तो ये लेपर्टे क्या होगा, फॉरबिडन होगा, इतना याद रखना, ठीक हो गया। तो ये है लेपर्टे अलाउ और लेपर्टे फॉरबिडन के रूल। लेपर्टे अलाउ कौन कौन से होंगे, जो एक तो वहाँ पर जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो +-1 रहनी चाहिए, और जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का वो जीरेट टू अनजीरेट और अनजीरेट टू जीरेट होना चाहिए। ये हो गया लेपर्टे अलाउड। अब अगर बात करें स्पिन अलाउ की, स्पिन अलाउ की बात करें तो स्पिन अलाउ को देखो कौन होंगे, स्पिन अलाउ की बात करें तो स्पिन अलाउ में बात करेंगे तो स्पिन अलाउ के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अगर स्पिन अलाउ की बात करेंगे तो टी टू जी और ई जी में बात करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ पे ये सेम स्पिन में जा सकता है, मतलब इसकी स्पिन की वैल्यू +½ है तो इधर भी +½ रहेगी, +½ माइनस +½ क्या होगा, इधर भी ऐसे ही जा सकता है, तो +½ माइनस +½ आपका रह जाएगा ज़ीरो, तो डेल्टा एस क्या रह जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी D1 टू D9 है सबके सब स्पिन अलाउ होते हैं, सबके सब स्पिन अलाउ होते हैं। एक बार मैं D1 का आपको दिखा दिया, D9 का दिखाती हूँ। ये हो गए 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 तो नहीं होंगे, 2 4 5 6 7 8 9 हो गए, क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए हैं। तो यहाँ से ये 9 हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ जा सकता है देखो, और ऐसे ही जा सकता है एज इट इज़, तो -½ टू -½ जाएगा, -½ में से -½ माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आ, कि D1 से D9 हर केस स्पिन अलाउ होगा, D1 से D9 क्या होगा, हर केस स्पिन अलाउ होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ D5 की अगर बात करेंगे तो देखो D5 का केस कैसा होगा, D5 इस तरीके से होगा, D5 इस तरीके से होगा, और D5 में देखो यहाँ से यहाँ अगर इसको जाना है तो ये भी तो सब सेम स्पिन में है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो सेम स्पिन में नहीं जा सकता है, इस केस में जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आएगी। तो जो D5 होगा, D5 हाई स्पिन के केस में, ये कौन सा सीक्वेंस बनाया हमने, हाई स्पिन, तो जो D5 हाई स्पिन है वो स्पिन फॉरबिडन होता है, वो क्या रहेगा, स्पिन फॉरबिडन रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारा फाइनली हमें यहाँ से स्पिन अलाउ और स्पिन फॉरबिडन का कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिला कि स्पिन अलाउ कौन से होंगे, सारे स्पिन अलाउ होंगे, सब क्या रहेंगे, स्पिन अलाउ रहेंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट D5 हाई स्पिन। तो ये स्पिन अलाउ और स्पिन फॉरवर्डन का कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब यहाँ से सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर बोथ लेपर्टे अलाउड भी होना चाहिए, स्पिन अलाउड भी होना चाहिए। तो नीचे से देखते हैं, नीचे है मैग्नीज
MnH2O होल 6 2+। तो MnH2 होल 6 2+ में अगर मैं Mn की बात करूँ तो Mn किस स्टेज में है, Mn2+ में है। Mn2+ यानी कि D5। H2O है तो H2O क्या होता है, H2O हमारा वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो किस तरीके से बिहेव करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। और अगर D5 हाई स्पिन की बात करें तो D5 हाई स्पिन क्या रहता है, स्पिन फॉरबिडन। स्पिन फॉरबिडन। तो ये तो कह रहे हैं लेपर्ड भी अलाउड होना चाहिए और स्पिन भी अलाउड होना चाहिए, तो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, स्पिन फॉरबिडन हो गया। इसकी बात तो अब आगे नहीं करेंगे। अब आगे है नेक्स्ट देखेंगे। देखो अगला बात करें, TiH2O होल 6+3। इसमें Ti क्या है, Ti है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Ti +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Ti अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो Ti का कॉन्फ़िगरेशन D1 होगा। D1 होगा तो इसका T2G देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सॉरी हाई स्पिन 1 2 3 में कोई हाई स्पिन या लो स्पिन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ये है हमारा D1। D1 इस तरीके से होगा। अब देखो स्पिन अलाउ है, हाँ बिल्कुल स्पिन अलाउ है। आगे बात करेंगे, स्पिन अलाउ तो हो गया। अब देखते हैं लेपर्टे अलाउड है या नहीं। अब लेपर्टे अलाउड ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी डी है और ये भी डी है। तो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, डी टू डी ट्रांजिशन होगा, यानी कि डी जीरेट, ये डी जीरेट यानी कि जीरेट टू जीरेट ट्रांजिशन हो रहा है। जीरेट टू जीरेट ट्रांजिशन लेपर्टे क्या होता है, फॉरबिडन होता है। तो ये स्पिन अलाउ तो है, स्पिन अलाउ तो है, लेकिन लेपर्टे फॉरबिडन है, तो आंसर नहीं होगा। आंसर ये भी हमारा नहीं होगा। आगे बात करेंगे, COCl4 2-, COCl4 2- की बात करूँ तो COCl4 2- में जो CO है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो D7 का केस होगा। और D7 किस तरीके से रहेगा, देखो CL4 है, CL4 के केस में T2 इस तरीके से होगा, E और T2 का केस होगा। ये भी डी का ही है और ये भी डी का ही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7। स्पिन, देखो स्पिन अलाउ की बात करेंगे तो स्पिन अलाउ होगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो स्पिन अलाउ तो होगा। लेकिन लेपर्टे अलाउड की बात करेंगे, लेपर्टे अलाउड D2D में जीरेट टू जीरेट होगा। देखो ये पार्शियली अलाउड तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन और कंप्लीट या परफेक्ट लेपर्टे अलाउड इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्शियली अलाउड थोड़ा ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल की तरफ जाने पर यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो ज़्यादा मिलता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इजीली देखेंगे कि वहाँ पे यहाँ पे इस केस में रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये पार्शियली अलाउ की तरफ को जाता है, लेकिन कंप्लीट अलाउ इसको हम नहीं कहेंगे। अब आगे बात करते हैं TiCl6 की। TiCl6-2 की बात करें तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, D0। अब D0 की बात करो, D0 देखो इस तरीके से है। D0 इस तरीके से है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, डी में है ही नहीं। अब डी वैकेंट पड़ा है, तो डी वैकेंट पड़ा है तो यहाँ पे जो लीगेंड होता है, लीगेंड क्या करता है, लीगेंड के पी से किसके, मेटल के डी में, लीगेंड के पी से मेटल के डी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इस केस को हम कहेंगे लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और जो ये लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है TiCl6-2 के केस में। और यहाँ पे देखो पी से किस में जा रहा है, पी से जा रहा है आपके डी में। तो पी से डी में जाएगा तो ये क्या रहेगा, लेपर्टे अलाउ रहेगा। और अगर स्पिन की बात करें तो स्पिन, देखो ये तो पूरा वैकेंट पड़ा है, तो ये किसी भी स्पिन में अगर यहाँ होगा, ऐसे स्पिन में या ऐसे स्पिन में, किसी भी स्पिन में, तो एज इट इज उसी स्पिन में यहाँ पर आ सकता है और डेल्टा एस की वैल्यू को 0 बना सकता है। तो यहाँ पर स्पिन अलाउ भी होगा और लेपर्टे अलाउ भी होगा। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, TiCl6-2-।
आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल्स। इनमें से सबसे कम रिएक्टिव एल्कली मेटल कौन सा है, कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। अगर मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, एक तो जिसका साइज ज़्यादा होगा। साइज अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन होंगे उन प्रोटॉन की बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर पकड़ क्या होगी, कम होगी, और उस पर अट्रैक्शन कम होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इजीली डोनेट कर सकते हैं। दूसरा इसका रीजन होता है कि यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव है, यानी कि जो प्रोटॉन का लास्ट के इलेक्ट्रॉन है उस पर अफेक्ट है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है इस केस में, जेड इफेक्टिव देखो जेड इफेक्टिव तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इस साइज और जेड इफेक्टिव दोनों का फैक्टर यहाँ पे लगा के देखते हैं। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, क्योंकि प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ अच्छी होगी तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम की बात हो रही है। ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो साइज क्या होता है, लगातार बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर ही तो ये रिएक्टिव कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली देगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव नीचे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इस केस में रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन जो साइज का इफेक्ट होता है वो जेड इफेक्टिव पर क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है इस केस में। तो यहाँ पर जो साइज का इफेक्ट है वो डोमिनेंट रहेगा, तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इंक्रीज करेगी। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सबसे लेस रिएक्टिव होगा, कौन होगा सबसे लेस रिएक्टिव। ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो जो सबसे ऊपर होगा वही क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। अब सबसे ऊपर मैं इस सीक्वेंस में नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर सबसे ऊपर लिथियम दिखा रखा है, वैसे भी लिथियम सबसे ऊपर ये होता है, क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आपको लिथियम यहाँ पर कहीं तीसरा ऑप्शन बना के दिया जाए तो ऐसा मत सोचना कि सबसे ऊपर सोडियम है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए मैजिक एसिड। इसमें से मैजिक एसिड कौन सा है। अब मैजिक एसिड की बात अगर करें तो जो मैजिक एसिड होता है, मैजिक एसिड मैजिक एसिड होते हैं सुपर एसिड। क्या होते हैं मैजिक एसिड, मैजिक एसिड होते हैं सुपर एसिड। मैजिक एसिड सुपर एसिड होते हैं। और इन सुपर एसिड्स की बात करो तो ये क्या होते हैं, ये कंसिस्ट किए रहते हैं, दीज आर कंसिस्टिंग, ये कंसिस्ट किए रहते हैं ज़्यादातर कॉमनली क्या कंसिस्ट किए रहते हैं, 1:1 के मोलर रेशियो में, 1:1 के मोलर रेशियो में ये कंसिस्ट किए रहते हैं, 1:1 के मोलर रेशियो में ये कंसिस्ट किए रहते हैं। फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, पेंटा एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ठीक हो गया। तो जो मैजिक एसिड है उसकी डेफिनेशन ही यही है, मैजिक एसिड जो होते हैं सुपर एसिड ही होते हैं। और ये क्या होते हैं, कौन सुपर एसिड या मैजिक एसिड होगा, जिसमें 1:1 के मोलर रेशियो में फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, एंड एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड प्रेजेंट होंगे, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं है, मतलब फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड और एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड होना चाहिए, नहीं है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ पर देखें, देखो फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है,
फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड ऐसा ही तो होगा। सल्फ्यूरिक एसिड अगर H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर H2SO4 है, तो फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, एक H को रिप्लेस करके, एक H की जगह रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ये तो फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड होगा। और ये क्या है, देखो पेंटाफ्लोराइड एंड मतलब ये क्या है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। एंटीमनी यानी कि Sb, पेंटाफ्लोराइड यानी कि F5। तो मैजिक एसिड या सुपर एसिड कौन से होंगे, जिनमें 1 और 1 के मोलर रेशियो में फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेंटा एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ H2SO4। H2SO4 के केस में कौन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एसिड या बेस दे रखे हैं, पहले उनका सीक्वेंस देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एसिटिक एसिड दिया है, नाइट्रिक एसिड दिया है, यूरिया दिया है और वाटर दिया है। अगर मैं बात करूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ तो इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा H2SO4। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, H2SO4 होगा। उसके बाद एसिडिक होगा नाइट्रिक एसिड। उसके बाद कौन होगा, नाइट्रिक एसिड। देन आफ्टर दैट एसिडिक होगा यूरिया, एसिटिक एसिड। उसके बाद कौन होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COH। उसके बाद एसिडिक होगा वाटर। अब क्योंकि यूरिया बेस होता है तो सबसे पीछे होगा यूरिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, नॉर्मली ये भी एसिड है, चाहे वीक एसिड है, नॉर्मली ये भी एसिड है, ठीक है। ये नॉर्मली क्या है, बेस है यूरिया। H2SO4 ठीक ठाक एसिड है, HNO3 एसिड है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं ये इस HNO3 को H2SO4 में डालूं, इस HNO3 को H2SO4 में डालूं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। और वीक एसिड, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने HNO3 को H2SO4 में डाला है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है और वीक एसिड कौन है, HNO3। तो इन दोनों के अगर मैं मिक्सचर में बात करूं तो एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा, ऑफ कोर्स एसिड की तरह तो H2SO4 ही बिहेव करेगा। तो बचा कौन, HNO3। ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, बेस की तरह। क्योंकि एसिड की तरह H2SO4 बिहेव करेगा तो HNO3 H2, नॉर्मली मैं नहीं कह रही HNO3 बेस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर HNO3 को तुम H2SO4 में डालोगे, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 से, तो HNO3 H2SO4 में डलने से, या HNO3 को अगर H2SO4 में डालते हैं तो उसके बाद HNO3 क्या होगा, बेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ H2O को यूरिया में डाल दूँ, तो H2O को यूरिया में डाल दो तो नॉर्मली H2O न्यूट्रल होता है। हम H2O को न तो एसिडिक में लेते हैं ना बेस में लेते हैं। तो नॉर्मली तो H2O क्या रहता है, नॉर्मली H2O क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर मैं H2O को यूरिया में डाल दूँ, क्योंकि यूरिया यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अब यूरिया यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करेगा तो जो H2O है किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एसिड की तरह। अब मैं अगर कहूँ नॉर्मली कि H2O न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि H2O को यूरिया में डाला है तो H2O किसकी तरह बिहेव करेगा, फिर H2O किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ आ गया होगा। अब इसको पहले इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिखने में सही दिखे और हम अपना फोकस कर सके क्वेश्चन पे। ठीक हो गया, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सारे ऑप्शन चेक करते हैं। ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। एसिटिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो एसिटिक एसिड को अगर मैं H2SO4 में डालूं, क्योंकि इसने किसका केस दिया है, H2SO4 का, तो H2SO4 में ही डालना है हमने। तो एसिटिक एसिड को अगर मैं H2SO4 में डालूं तो एसिटिक एसिड क्या
एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा? नहीं, क्योंकि ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमेशा एसिड की तरह बिहेव करेगा इन सब के रिस्पेक्ट में। तो H जो CH3COH है यानी कि एसिडिक एसिड, ये किसकी तरह बिहेव करेगा यहाँ पे? बेस की तरह। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड एक्ट एज बेस। देखो HNO3 को अगर मैं H2SO4 में डालूँ, HNO3 को कहाँ डालूँ? HNO3 को अगर मैं डालती हूँ H2SO4 में, तो HNO3 को H2SO4 में डालने पर, क्योंकि H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो HNO3 बिहेव करेगा बेस की तरह। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं यूरिया बिहेव एज एन एसिड। देखो यूरिया तो वैसे भी बेस है, और वैसे भी अगर यूरिया को मैं यहाँ से H2SO4 में ही डालती हूँ, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड की तरह ही तो इसने बिहेव कर एसिड की तरह तो ये बिहेव करने से रहा। फिर उसके बाद वाटर बिहेव एज एन एसिड। देखो वाटर भी, क्योंकि वाटर की भी स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 से काफ़ी कम है, तो अगर मैं वाटर को, अगर मैं क्या करूँ, वाटर को मैं अगर यहाँ से डालती हूँ, वाटर को अगर मैं इंसर्ट करती हूँ H2SO4 में, वाटर को H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं, तो क्योंकि H2SO4 तो एसिड की तरह ही बिहेव करने वाला है, तो वाटर यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए बेस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये तो बहुत सिंपल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो सबके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। सबसे पहले NO, NO की बात करें, तो NO की अगर मैं बात करूं, तो NO में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? 15। ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें N2O4 की बात करें, N2O4, तो N2O4 में नाइट्रोजन के पास 7, कितने नाइट्रोजन है? 2, प्लस ऑक्सीजन के पास 8, कितने ऑक्सीजन है? 4। टोटल कितना हो जाएगा? सा सा 14, 8 4 जा 32। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 4 6, 3 4, 3 और 1 4। तो कितने हो जाएंगे? 46। 46 ऑड है? नहीं है। दोनों ऑड होने चाहिए, तो ये ऑड है, ये ऑड नहीं है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? जिसमें दोनों ही ऑड होंगे। आगे देखते हैं। एनओ की बात करें, तो एनओ एनओ के पास देख लिया हमने, एनओ के पास कितने होते हैं? एनओ के पास 15 होते हैं, तो एनओ तो ऑलरेडी ऑड है। NO2 की बात करूंगी, NO2 में नाइट्रोजन 7 प्लस ऑक्सीजन 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस 7, ये हो जाएगा 13। ये भी क्या है? नहीं सॉरी, 13 कैसे होगा? 23। क्या होगा? 23। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि NO के पास 15 ऑड है, और NO2 के पास 23, ये भी ऑड है। आगे बढ़े। और वैसे आंसर हमारा आ गया है, लेकिन औरों को भी रीचेक कर सकते हो। देखो N2O3, NO2 तो हमने देख लिया, NO2 तो ऑड आने वाला है। कितने आ रहे हैं NO2 में? 23। NO2 में 23 आ रहे हैं, NO2 तो ऑड है। लेकिन N2O3 की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन 7, 2 नाइट्रोजन हो गए 14, प्लस ऑक्सीजन 8, और 3 ऑक्सीजन होंगे तो 24। टोटल क्या आ जाएगा? 38। 38, ये क्या हो गया? ये तो ऑड है, लेकिन ये इवन है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑड चाहिए। फिर उसके बाद NO का हमें पता है कितने आ रहे हैं? NO आ रहे हैं 15, तो NO तो ऑड है, लेकिन N2O चेक कर लेते हैं। N2O अगर चेक करेंगे, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 8, कितने आएंगे? 22। और 22 क्या होगा? इवन होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सेकंड, जिसमें कि दोनों में ऑड आ रहे हैं।